नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा प्रैक्टिस सेट का 6वां क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन कह रहा है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, उभरे हुए बिंदु की तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, तो यह कथन हमारा सही नहीं है। ब्रेल लिपि जो होती है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कथन कह रहा है, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन कह रहा है, इसे उभरे बिंदु हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए 1, 3 और 4 कथन एक साथ कहाँ लिखे हुए हैं, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में एक साथ लिखे हुए हैं, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रेल लिपि जो है इसका आविष्कार किसने किया था, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ठीक, लुई ब्रेल के जन्मदिवस के अवसर पर ही 4 जनवरी को जो होता है वो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पोचमपल्ली जो गांव है यह आंध्र प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान समय में पोचमपल्ली जो है ये तेलंगाना राज्य का ये जो गांव है यह मुख्य रूप से सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। पहला कथन कह रहा है यह रेगिस्तानी इलाके में है, बिल्कुल सही है। अबू धाबी जो है ये रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा, धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा मिलता है, बिल्कुल सही है कि अबू धाबी में जो पानी है वो पेट्रोल से भी महंगा है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी सही है कि अबू धाबी की स्थानीय भाषा जो है ये अरबी है। चौथा कथन कह रहा है अबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिनार उसे कहते हैं, तो यही कथन हमारा गलत हो जाएगा। अबू धाबी की जो मुद्रा है वो यूएई दिरहम है। ठीक है, और ये अबू धाबी जो है ये यूएई की राजधानी है। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये देख लीजिए ए बी सी कथन एक साथ कहाँ पे दिए हुए हैं, तो ए बी सी कथन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन हमको चुनना है। पहला कथन कह रहा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष जो होता है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है कि इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा कह रहा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी कथन सही है कि छायादार वृक्ष होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। चौथा कथन कह रहा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को क्या करते हैं, पीते हैं, तो यह कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन कह रहा है कि अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसे पीते हैं, तो ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ओक की ये विशेषता है कि उसके जो तनों में क्या होता है, जल इकट्ठा होता है। तो हमारा कथन बी और सी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो देखिए किस ऑप्शन में ए बी और सी कथन एक साथ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ए बी सी कथन तीनों एक साथ दिए हुए हैं, अतः हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा आंध्र प्रदेश में है कि असम में है कि गोवा में है कि केरल में है?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केरल में ऐसा है कि आंगन में टैपियोका और नारियल को उगाते हैं और उसे खाना उन लोगों को बहुत पसंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल की ती हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, मिजोरम में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि गोवा में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो एस्किमो जो अपना घर बनाते हैं जिसे हम इग्लू कहते हैं, इसका कारण जो है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। एस्किमो जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के घर बनाते हैं। गर्मियों में इनका घर अलग होता है और ठंडियों में इनका घर अलग होता है। तो जो ठंडियों में इनका घर बर्फ से बना होता है, तो बर्फ से बने हुए घर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ठीक है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ठीक है ना, इनमें से हमें उन सब्जियों को पहचानना है या उन फलों को पहचानना है जिसमें बीज होते हैं। ठीक है ना, तो आलू में बीज होते हैं? नहीं, आलू में बीज नहीं होते हैं, तो आलू को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, टमाटर में होते हैं, नाशपाती में होते हैं, चीकू में होते हैं, भिंडी में होते हैं, करेला में होता है, प्याज में नहीं होता है और खीरा में होता है। ठीक है, तो आलू और प्याज को छोड़ के सभी सही हो जाएंगे। तो देखिए आलू और प्याज किस में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। टमाटर भी बीज वाला है, नाशपाती भी, चीकू भी, भिंडी भी, करेला भी और खीरा भी, इन सभी में बीज पाए जाते हैं सभी के भीतर। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों के से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़ के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, सेब के वृक्ष या लीची के वृक्ष? तो रेहाना नारियल के वृक्ष की बात कर रही है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ठीक, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। साबूदाना जो है ये बीज नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन है कि जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में दे देता है? ठीक, करखोरा, कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल। तो ये चालाक पंछी जो है ये कोयल है। ठीक है ना, जो अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि लद्दाख जो है ये ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती।
बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बिल्कुल समर्थन इसका करती है। बच्चे कम गलतियां करें, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन जो है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसका समर्थन नहीं करती है। आगे देख लीजिए, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, इसका समर्थन करती है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। और चौथा कह रहा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, अर्थात बच्चे क्या हो, वो अपने क्लास में पर्यावरण अध्ययन को लेके उत्सुक हों, जागरूक हों और उसके बारे में वो प्रश्न करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के बारे में। सी भी सही है, डी भी सही है। बच्चे कम गलतियां करें, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसको समर्थन नहीं करती है, क्योंकि बच्चों की गलतियां करने का मतलब है कि बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो उस दौरान उनसे गलतियां होंगी। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ऑप्शन नंबर बी, बच्चे कम गलतियां करेगा, समर्थन नहीं करती। अतः ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल के विकास की आवश्यकता है। पहला कथन कह रहा है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, बिल्कुल सही, इसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चे को मानचित्र समझने के लिए, बनाने के लिए। दूसरा कथन कह रहा है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, इसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों को मानचित्र समझने में। तीसरा कह रहा है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, बिल्कुल सही है, सी भी सही है, इसकी भी आवश्यकता बच्चों को पड़ेगी मानचित्र समझने में और बनाने में। चौथा कह रहा है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, तो मानचित्र बनाने में ड्राइंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हमारा कथन ए, बी और सी जो है यही सही हो जाएगा शिक्षार्थी को मानचित्र बनाने और समझने के लिए आवश्यक कौशलों में। ठीक है, तो देखिए ए, बी और सी कथन एक साथ कहाँ दिया हुआ है, तो ए, बी और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। पहला कह रहा है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यही हमारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के बारे में सही विशेषता नहीं है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। जो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली हैं यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, अर्थात जिन राज्यों में वर्षा कम मात्रा में होती है वहीं इनका निर्माण किया जाता है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावली के। ठीक है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है उनमें केवल संदूषित जल होते हैं, अर्थात चौथा कथन जो कह रहा है इनमें केवल या गंदे जल होते हैं, तो ये सही नहीं है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए कथन ए, बी, सी तीनों एक साथ कहाँ हैं, जो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली के बारे में सत्य कथन है। तो ए, बी, सी साथ में ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कर्दम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर्दम मल्लेश्वरी क्या थी, तो कर्दम मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, वह की हैं नहीं, तो वह कर्नाटका की नहीं है। यह कहाँ की हैं, तो यह आंध्र प्रदेश की हैं। गांव है अमदालावा लासा, इसी गांव में इनका जन्म हुआ था। और कर्दम मल्लेश्वरी को जानते हैं आंध्र प्रदेश की आयरन गर्ल भी कहते हैं, कर्दम मल्लेश्वरी को आंध्र प्रदेश की आयरन गर्ल भी कहते हैं। अतः कथन ए सही हो जाएगा,
बी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यह कर्नाटक की नहीं आंध्र प्रदेश की निवासिनी थी। और कथन सी कह रहा है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकी थी। ठीक है, तो कथन सी भी सही हो जाएगा। और डी कह रहा है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में ए, सी और डी कथन सही हो जाएगा, जो तीनों एक साथ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है भोजन भंडारण संचित करना, बिल्कुल सही है। भोजन का भंडारण और संचयन करना ये जड़ का कार्य है पौधे के लिए। दूसरा कह रहा है ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो यह जड़ का कार्य नहीं है। ठीक है, तीसरा कह रहा है पौधे को सहारा देना, बिल्कुल सही है ये भी। और चौथा कह रहा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमस उपलब्ध कराना ये कार्य नहीं है पौधों का, क्योंकि ह्यूमस जानते हैं, ह्यूमस जो होता है पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से बनते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है पौधे के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पहला, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बिल्कुल सही है कि पेड़ों तथा कुएं के आसपास के स्थान की जो मिट्टियां हैं अब उन्हें सीमेंट से ढक दिया गया है, ये कुएं के सूखने का कारण है। दूसरा कह रहा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कारण है, कथन बी भी। और तीसरा कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, तो ये इतना प्रभावकारी कारण नहीं है, लेकिन कथन ए और कथन बी जो है ये कुएं के सूखने का कारण है। अब देखेंगे कथन ए और बी दोनों साथ में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में कथन ए और बी साथ में है, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? पहला, वर्गीकरण एवं चर्चा। दूसरा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। तीसरा, न्याय के लिए सरोकार। और चौथा कह रहा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। बी कह रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। सी कह रहा है उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर। और डी कह रहा है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के नहीं होते हैं, किसी के पास माँ बाप के अलावा 2 बच्चे होते हैं, किसी के पास 1 बच्चा होता है, किसी के पास 3 बच्चे होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चे जैविक हैं कि अजैविक है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लीजिए, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है कि परिवार कई प्रकार के होते हैं, उनका एक ही प्रकार के में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन उपरोक्त दिया हुआ कथन भी एक प्रकार के परिवार का उदाहरण है, इसलिए ये भी पूर्णतः सही नहीं होगा।
अगला कह रहा है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह एक आदर्श परिवार का आकार दिया हुआ है कि माँ, पिता और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डाट डाट होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अर्थात मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो क्षारीय प्रकृति होती है आमाशय रस की, कि उभयधर्षी होती है, कि उदासीन होती है, कि अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, आमाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आमाशय का मुख्य कार्य जो होता है वह भोजन का पाचन करना होता है। ठीक है, आमाशय से ही जठर रज या सीयल का श्रावण होता है। यह सीयल यहीं से निकलता है, आमाशय से ही। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल सही है। पहला कथन सही है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना होगा। दूसरा कथन कह रहा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हुए हमको इस विचार का ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये जो है ये सही नहीं होगा। डी कह रहा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी हमको ध्यान रखना है, सही है। अतः ए बी डी कथन हमारा सही हो जाएगा, जो एक साथ ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय इसमें से क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। यह है कि बच्चे को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देने के लिए यह क्रियाकलाप करवाया जा रहा है। दूसरा का ऑप्शन कह रहा है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, तो ये सही नहीं है ऑप्शन। ठीक है ना, यह शिक्षक का अभिप्राय नहीं है इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से। और चौथा ऑप्शन कह रहा है बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये भी सही है। ठीक है, शिक्षक का ये भी अभिप्राय है इस रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी कि बच्चे में सृजनशीलता का विकास हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका आप लोग एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे आपके लिए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पठन पाठन को सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।